दोस्तों इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में अहम बैठक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी आ गए। गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान पाकिस्तान में मचने वाली अत के ऊपर तफसीली न सिर्फ तबादला ख्याल किया गया है बल्कि चंद खसूसी इक़दामात का भी फैसला कर लिया गया है। ये मुलाकात हालिया वाक़यात जिनमें दहशतगर्दी में इजाफा, पॉलिटिकल अनरेस्ट और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से लिखे जाने वाले ख़त के नतीजे में फटने वाले मिस इन्फॉर्मेशन के आतिश फिशा के तनाजुर में बहुत ही ज़्यादा अहम ख्याल की जा रही है। क्यों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि इस मुलाकात में ये जो अत जिन लोगों ने मचाई है उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई तजवीज़ की जा रही है, किस तरीके से अत मचाने वालों को कैंडे में लाया जाएगा और सबसे बढ़कर ये वो कौन से खुसूसी इक़दामात हैं जिनके बारे में वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को और आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब मियाँ दाऊद साहब की। जो मियाँ दाऊद साहब ये वही मियाँ दाऊद साहब हैं जिन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाज़र सर्वस जज जनाब जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी साहब के किरदार को बेनकाब किया और उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस को लोगों के सामने लेकर आए और आखिरकार मियाँ दाऊद एडवोकेट ने कन्नों फड़ के जनाब मुज़ार अली अकबर नकवी को आधा रास्ता दिखाया। अब मियाँ दाऊद एडवोकेट एक मरतबा फिर न सिर्फ मंजरे आम पर आ गए हैं बल्कि सुप्रीम ये जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से लिखे जाने वाले खत की रोशनी में जनाब इनकी तरफ से एक आईनी दरखास्त है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है और इस दरखास्त में मुतालबा किया गया है मियाँ दाऊद एडवोकेट की तरफ से कि जनाब सुप्रीम कोर्ट एक हाई पावर कमीशन बनाए जो जज साहिबान की तरफ से लगाए जाने वाले इन इल्ज़ामात का जायजा ले। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत एक तयशुदा मंसूबा लगता है। ऐसा लगता है कि तहरीके इंसाफ के इशारे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा है। इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की अदालती कार्रवाई में मुदाखलत के खिलाफ जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू करने ने सारा मामला ही मशकूक बना दिया है और ख़ास तौर पर सिर्फ इमरान अहमद खान नियाजी से वाबस्ता और उनकी नाजायज़ साहबजादी जनाब टेरियन जेड वाइट के मामले से मुतल्लिक केस को ख़ास तौर पर बतौर ख़ास उछालते हुए या उसको बतौर एविडेंस खत के अंदर पेश करने पर भी मियाँ दाऊद एडवोकेट की तरफ से संगीन सवालात उठाए गए हैं। मियाँ दाऊद एडवोकेट ने अपनी दरखास्त में इस बात का भी जिक्र किया कि ये आईनी नुक्ता निज़ाम अदल से वाबस्ता आम फर्द भी जानता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे तनाज़ात की तहकीकात का इदारा नहीं। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो ख़त लिखा है वो अदलिया को मुतनाज़ा बनाने के मुताबिक और बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है क्योंकि जज साहब के पास तो अपनी आईनी इख्तियारात मौजूद होते हैं। जज साहब अगर इस बात का ख्याल करते हैं या उनको इस बात का शुबा भी लाहक हो जाता है कि जनाब उनके काम में मुदाखलत की जा रही है तो वो जनाब किसी भी मुकदमे के अंदर उस मुतल्लिका एजेंसी के चीफ को भी बुला सकते हैं अपनी अदालत के रूबरू और उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि इस वजह से कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस मामले में इन्वॉल्व करने का मतलब ये है कि जजेस ने अपनी बेबसी का इजहार किया है या अपनी कमजोरी का इजहार किया है। लेकिन अगर आप गौर करें इस सारे सिनेरियो का एक और पहलू भी है जो मेरे ख्याल में एक बहुत ही ज्यादा संगीन सूरत हाल को जन्म देता है। मिसाल देता हूँ, किसी भी दफ्तर के अंदर कोई एक आम आदमी काम करता है, मिसाल के तौर पर कोई असिस्टेंट है या कोई सेक्शन ऑफिसर है, सरकारी महकमे का जिक्र करते हैं सेक्शन ऑफिसर है। सेक्शन ऑफिसर अगर अपने डिप्टी सेक्रेटरी, अपने अंडर सेक्रेटरी या अपने एडिशनल सेक्रेटरी के खिलाफ दरखास्त देगा तो उस दरखास्त के पीछे इस बात का उसको यकीन होगा कि उसके डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है उसने उसके मोटे पर हाथ रखा हुआ है, उसको उसकी आशीर्वाद हासिल है और किसी सॉलिड आशीर्वाद के बगैर कोई लो रैंक का आदमी किसी भी तौर पर अपने सीनियर के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। ये एक जिम्मेदाराना प्रैक्टिस है और ख़ास तौर पर अदलिया के हवाले से इस बात की मिसाल इस तरह है कि वो कौन सा मामला था, वो कौन सा मरहला था जब जजेस ने पनामा केस के बाद जब प्रोजेक्ट इमरान खान बहुत ही ज़्यादा शद्दोमद के साथ मंजरे आम पर आ रहा था तो यही लोग थे ना जिन्होंने ISI की खुद प्रॉक्सी बने थे। यही वो लोग थे जिनको तहरीर शुदा व्हाट्सएप के ऊपर फैसले आते थे और ये फैसले पढ़ के सुनाते थे। ख्वाजा साद रफीक का आज का ट्वीट मोहतरम जज साहिबान के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है
کیونکہ اس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ماضی کا 2018 کے ایک مقدمے کا، جب وہ اور ان کے بھائی جناب سلمان رفیق صاحب عدالت کے روبرو پیش ہوئے، معاملہ ان کی ضمانت کا تھا، لیکن بینچ میں موجود جج صاحبان نے ضمانت پر بات کرنے کی بجائے ان دونوں اصحاب یعنی سعد رفیق صاحب اور ان کے بھائی جناب سلمان رفیق صاحب کی تذلیل کے عمل کا آغاز کیا۔ اس وقت وہ تذلیل جائز تھی کیونکہ اس وقت پروجیکٹ عمران کے تحت ان سرخیوں کو ہوا دینی تھی کہ جج صاحب نے عدالت نے جناب خواجہ سعد رفیق کے کان مروڑ دیے، ان کی جناب چیخیں نکلوا کے رکھ دیں، خواجہ سعد رفیق کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن آخر کار ان کو بھی اس بات کا ادراک تو ہو جانا چاہیے کہ جناب یہ جو مداخلت ہوتی ہے اس مداخلت کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوں گے، اور پھر ان کو ان کی آزادی کی مبارکباد دینا تو بنتی ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ وہ تمام لوگ جو عدلیہ کے اندر رہتے ہوئے نواز شریف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں کو کافر کردار تک پہنچانے اور پاکستان میں ہونے والی ہر ایک برائی کا ذمہ دار قرار دینے کے لیے عدلیہ کو بطور ایک ٹول استعمال کرتے رہے، اور جج صاحبان بھی اس وقت کٹ پتلیوں کا رول پلے کرتے رہے، اس وقت ان لوگوں کے جذبہ ایمانی کو کوئی زخم نہیں پہنچی تھی۔ اس وقت نواز شریف ہو، آصف زرداری ہو، فریال تالپور کو عید کے دنوں میں ہسپتال سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا، اس وقت جج صاحبوں کے ضمیر کے اوپر تازیانے نہیں بجے تھے، اس وقت ان کو کسی بات کا احساس نہیں ہوا تھا۔ نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل کے اندر زہر دیا گیا جس کے نتیجے میں اس کی حالت خراب ہو گئی اور خود عمران خان کے ہاتھوں میں طوطے اڑ گئے، اس وقت کسی جج کے ضمیر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں آیا تھا، لیکن اب بوجھ آ رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے اور بہت ہی سالڈ وجہ ہے اس کی، کیونکہ اگر جج صاحبان نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، جج صاحبان یہ جو 6 جج صاحبان ہیں انہوں نے اگر آپ لاجیکلی دیکھیں تو انہوں نے اس بات کو ایکسپوز کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات میں سننے یا عمران خان کے حق میں فیصلے دینے کی وجہ سے ان تمام لوگوں کی زندگی کو آئی ایس آئی کی طرف سے اجیرن کیا گیا ہے، تو آئی ایس آئی کے خلاف ان کو بیان دینے کی ہلہ شیری بھی تو کسی نے دی نا۔ دیکھیں سر، جب تک موڈے پر ہاتھ نہیں ہوگا، جب تک کسی طرف سے ہلہ شیری نہیں ہوگی، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اس طرح کا کام کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا سر، ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر، کسی نہ کسی سیگمنٹ آف آرگنائزیشن یا کسی بھی جگہ پر موجود مختلف پراکسیز کے ذریعے ان 6 کے 6 جج صاحبان کو اس بات کا یقین دلا دیا گیا ہے کہ تاڑی حوال کوئی نہیں تکے گا، شروع ہو جاؤ، اور پھر ان کو اس بات کا بھی یقین دلایا گیا ہے کہ جناب آپ کے اس بیان کے بعد ایک پولیٹیکل موومنٹ کا آغاز ہوگا، آپ کے اس بیان کے بعد عدلیہ میں ایک تحریک کا آغاز ہوگا، آپ کے اس بیان کے بعد سڑکوں کے اوپر پولیٹیکل ایجیٹیشنل عمل کا آغاز ہوگا، آپ کے اس بیان کے بعد حکومت کو آپ کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملے گی، سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آپ کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ملے گی، آپ کے معاملات کو ایڈریس کرنے کی فرصت نہیں ملے گی، کیونکہ اسی سڑکاں تے پہنے نہیں ات پا دینی ہے کہ لوگوں کو اپنی اپنی پڑ جانی ہے، اور کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہونا کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیج سجائی گئی ہے، یہ جو پولیٹیکل چیس بورڈ بچھایا گیا ہے، یہ جو ایک نئی سازش کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ماسٹر مائنڈ موجود ہے۔ کیا وہ ماسٹر مائنڈ اس وقت چکوال میں موجود ہے، یا اس وقت وہ ماسٹر مائنڈ اداروں کے اندر کسی نہ کسی رینکس کے اوپر موجود ہے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر آپریٹ کر رہا ہے کسی کو بتائے بغیر؟ کیونکہ کہ بغیر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی ہلہ شیری کے، بغیر کسی طاقت کے، بغیر کسی تھپکی کے، بغیر کسی یقین دہانی کے، وہ بندے جو خود کمزور وکٹ پر موجود ہوں، جن کو اس بات کا اندازہ ہو کہ جناب وہ اس وقت سٹنگ جج ہوتے ہوئے بھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر 14% کے پارٹنر ہیں، ان کو اس بات کا یقین ہو کہ ہاؤسنگ سوسائٹی سی ڈی اے سے اپروو نہیں ہے، ان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ ان کی پوری کی پوری فیملی اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں موجود ہے، ان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ وہ سوسائٹی غیر قانونی ہے اور غیر قانونی سوسائٹی بھی انہوں نے 50 کروڑ روپے میں بیچ دی ہے، تو ایسا بندہ پائیں جیسے لاکھ ہڈی نہ ہوئے کہ میں کھلو سکتا، کس طرح کھڑا ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس بندے کو کھڑا کیا گیا ہے تو کسی نہ کسی سہارے کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے محترم حافظ جی کو اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنی چاہیے، ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے
कि जनाब सिस्टम में, जरूरी नहीं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, सिस्टम में किसी न किसी जगह पर ऐसे ऑपरेटिव्स मौजूद हो सकते हैं, ऐसे सहूलतकार मौजूद हो सकते हैं जो इस वक्त इस प्रोसेस को, जिसको इनिशिएट 8 फरवरी को किया गया था, उसके रास्ते में रोड़े लटकाने के लिए सरगर्म हो। और यही वो सारी की सारी लॉजिक्स हैं जो इस अमल की बुनियाद बन रही हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस तहकीकात के अमल के लिए भी एक खसूसी तवज्जो करनी चाहिए मुख्तलिफ इदारों में मौजूद ईमानदारों के किरदारों के ऊपर, चाहे वो इदारा फौज का है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, अदलिया का है, ब्यूरोक्रेसी का है, जर्नलिज्म का है, या तिब का है, तालीम का है, जिस मर्जी शोबे में है, वहां पर मौजूद इस सारे प्रोसेस को एक मरतबा फिर जो है उसका ज़रा आगाज़ होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है, एक मुनज़्ज़म मंसूबा है, और उस मुनज़्ज़म मंसूबे के बेशुमार पहलू हमारे सामने आ रहे हैं, लिहाजा इसको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालिया दिनों के अंदर अगर आप गौर करें तो बेदरपे वाक़यात हुए हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट अपनी जगह पर मौजूद है। इमरान खान साहब के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, जिस तरीके से उनको रिलीफ मिल रहे हैं ये अपनी जगह पर मौजूद है। साइफर केस पर जिस तरीके से सवालात उठा रहे हैं ये अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान के सरहदी इलाके, जिसमें बलूचिस्तान और हमारा जो वजीरिस्तान वगैरह के एरिया हैं अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल, वहाँ पर भी मुसलसल शरंगेजी की जा रही है। अभी जो रिसेंट एक्टिविटी है शांगला में, वो अपनी मिसाल आप है, जहाँ पर जो है चाइनीज बशिंदों को जो दासू डैम के ऊपर काम कर रहे थे उनको जो है वो निशाना बनाया गया। एक बशाम के मुकाम पर गाड़ी पर खुदकुश हमला किया गया, जिसके नतीजे में 5 चीनी बशिंदों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। ये एक ऐसा पहलू है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान में इस वक्त जो भी चीजें चल रही हैं उसको एक लड़ी के अंदर पिरोया गया है, ताकि बदअमनी की इंतशार की एक ऐसी तस्वीर को पोर्ट्रे किया जाए दुनिया के सामने, जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक डिफेंसिव पोजीशन पर आ जाए। और यही वजह है कि आज वजीर आजम हाउस में जनाब शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सिक्योरिटी के मामलात और ख़ास तौर पर यह सूरत हाल जो गुज़िश्ता 48 घंटे में डेवलप हुई है, जिस तरीके से अत मचाई गई है, इसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया है। और इसके अंदर यकीनी तौर पर वो तमाम एस्पेक्ट जिनका ताल्लुक पॉलिटिकल अनरेस्ट से है, जिनका ताल्लुक अमन अमान से है, और जिनका ताल्लुक ये जो जजेस स्कैम से है, इन तमाम इश्यूज का अहाता किया गया है। इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, आईजीज और दीगर मुतल्लका हुक्काम ने भी शिरकत की थी। और इस इजलास के बाद दीगर इदारों के जो लोगों के साथ साथ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी वज़ीर आज़म साहब के साथ एक अलग से मुलाकात भी हुई है। ज़राए का ये मानना है कि इस मुलाकात में ये जो तमाम लोग हैं, ख़ासतौर पर वो लोग जिनको इस वक्त मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तैनात किया गया है, और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो चीन के ताउन से शुरू किए जाने वाले मंसूबों पर काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम करने की तजवीज़ दी गई है। और सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त सिस्टम को किसी भी ऐसे हादसे से बचाने के लिए गौर किया गया है जो इस वक्त की सूरत हाल में जिसका एक अल्टीमेट नतीजा निकल सके। मैं बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के महफूज अल्फाज इस्तेमाल इस वजह से कर रहा हूँ कि कहीं कोई ऐसे अल्फाज ना अदा हो जाएं जिसकी बाद में भरपाई ना हो सके। लिहाजा जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है, इदारों के सरबराहान और सरबराहान हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा है कि ये सारा कुछ किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है। वज़ीर आज़म को इस हवाले से कुछ ब्रीफिंग्स भी दी गई हैं और उनको बताया गया है कि इन मामलात के जो ताने बाने हैं वो कहाँ पर जाकर मिल रहे हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं, और इस इश्यूज को किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि इस मुलाकात में जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से वो चंद तहफ़्फ़ुज़ात जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनके नॉलेज में लाए गए थे, या उनको वो बातें बताई गई थी कि जनाब ये जो गुजारिशात हैं ये आपने मुतल्लिका असहाब तक पहुंचानी है। बताया ये जा रहा है कि वो तमाम गुजारिशात भी, वो तमाम जो पहलू हैं उससे भी इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराहान हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे हैं, उनको आगाह कर दिया गया है। और अब देखना ये है कि ये जो इसका रिस्पांस है
وہ کیسا آئے گا، کیونکہ جس طریقے سے اس مرتبہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ نظر آ رہی ہے پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یہ واقعتاً انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس حوالے سے یہ اتفاق رائے موجود ہے کہ جناب کسی نہ کسی جگہ پر کچھ ایسا پہلو موجود ہے جس کو جو ہے نا وہ اب مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لہذا جو کریک ڈاؤن ہے شاید وہ آنے والے دنوں میں ہمیں مختلف جگہوں پر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا، آپ کو بہت شکریہ۔